नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज से हम अक्टूबर करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे, यानी अक्टूबर महीने में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का क्रम हुआ था, उसी घटनाओं को आज से हम चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हाल ही में UPSI, SSC GD और बिहार SI की एग्ज़ाम होने वाली है। उसी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से को रखते हुए हम पूरे मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट कराएंगे इस चैनल पर। तो चैनल पर बने रहे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पॉइंट की। हमारा पहला पॉइंट है 5 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। कहते 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और इस 38वीं प्रगति बैठक में 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। और इस 8 परियोजनाओं की लागत कितनी आएगी? 50,000 करोड़ रुपए की। तो 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने किया। इसमें कितनी परियोजनाओं की शुरुआत की गई? 8 परियोजनाओं की शुरुआत की गई। इसकी लागत कुल कितनी है? 50,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, चलते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को लेह लद्दाख में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कहते दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया? तो लेह लद्दाख में। किसकी जयंती पर? तो महात्मा गांधी की 152वीं जयंती की 2 अक्टूबर पर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यह ध्वज 225 फीट लंबा तथा 150 फीट चौड़ा है। गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? गुजरात के अहमदाबाद में, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने किया। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? अहमदाबाद में। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने असम के गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। आपसे प्रश्न करें, महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? असम के गुवाहाटी में। किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। सुदर्शन भारत परिक्रमा का संबंध किससे है? तो सुदर्शन भारत परिक्रमा का नामकरण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 2 अक्टूबर को लाल किले में NSG की अखिल भारतीय कार रैली को रवाना किया गया, जिसका नामकरण किया गया सुदर्शन भारत परिक्रमा। NSG की अखिल भारतीय कार रैली का उद्घाटन किया गया, जिसका नामकरण किया गया सुदर्शन भारत परिक्रमा। और यह उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 2 अक्टूबर को किया गया। दोस्तों, अगर हम बात करें रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग द्वारा प्रबल नामक IT सक्षम भुगतान एवं लेखा प्रणाली विकसित की गई है। प्रबल नामक IT सक्षम भुगतान लेखा प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा विकसित की गई है। अगला पॉइंट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। अगला पॉइंट है कामधेनु दीपावली 2021 अभियान। कामधेनु दीपावली 2021 अभियान किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो कामधेनु दीपावली अभियान 2021 केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जो दीपावली के अवसर पर गोबर आधारित दीपक, लैंप तथा लक्ष्मी गणेश मूर्तियों को बढ़ावा देने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। लक्ष्मी गणेश मूर्तियों को अभियान बढ़ावा देने तथा गोबर आधारित दीपक, लैंप को बढ़ावा देने के लिए कामधेनु दीपावली 2021 अभियान केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। स्वच्छ कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो स्वच्छ कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य किशोर लड़कियों एवं महिलाओं में स्वास्थ्य एवं मासिक धर्म स्वच्छता तक सस्ती पहुंच सुनिश्चित करना। किशोर लड़कियों एवं महिलाओं में स्वास्थ्य एवं मासिक धर्म स्वच्छता तक सस्ती पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें अपने अगले पॉइंट की तरफ, हमारा अगला पॉइंट है भारत का पहला ई-मछली बाजार फीस वाले ऐप को लॉन्च किया गया है। ई-मछली बाजार एप्लीकेशन फीस वाले को लॉन्च किया गया है। ये भारत का पहला एप्लीकेशन हो गया। IIT मद्रास ने इलेक्ट्रिक कचरे के समाधान हेतु कौन सा ई सोर्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है?
ई सोर्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य है बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामानों को ऑनलाइन खरीदा या बेचा जा सकना। यानी बेकार इलेक्ट्रिक सामानों को ऑनलाइन खरीदने या बेचने के लिए ई सोर्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को किसने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। एसबीआई बैंक ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल झील में फ्लोटिंग एटीएम की शुरुआत की है। अभी हाल ही में फ्लोटिंग एटीएम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो फ्लोटिंग एटीएम की शुरुआत एसबीआई बैंक के द्वारा किया गया है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और कौन से झील में? तो डल झील में। डल झील श्रीनगर में है। दोस्तों अगर कह दें इससे पहले 2004 में एसबीआई ने केरल में फ्लोटिंग एटीएम की शुरुआत की थी। 2004 में एसबीआई ने कहां पर? केरल में फ्लोटिंग एटीएम की शुरुआत की थी। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये अक्टूबर महीने का प्रमुख करंट अफेयर्स सेशन चल रहा है, जो पूरी वीडियो में अक्टूबर के करंट अफेयर्स को हम कंप्लीट कराएंगे। आईआईटी रोपर, कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से दुनिया का पहला पौधा आधारित एयर प्यूरिफायर विकसित किया है, जिसे अनब्रेथ लाइफ नाम दिया गया है। यह घरों के अंदर हवा को शुद्ध करेगा। दोस्तों अगर हम बात करें, आपसे प्रश्न करें पहला पौधा आधारित एयर प्यूरिफायर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो पहला पौधा आधारित एयर प्यूरिफायर किसके द्वारा? आईआईटी रोपर के द्वारा, कानपुर के द्वारा और दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। इन तीनों ने मिलकर पहला पौधा आधारित एयर प्यूरिफायर विकसित किया है। फिर कहते हैं अनब्रेथ लाइफ, अनब्रेथ लाइफ नाम दिया गया है, अनब्रेथ लाइफ नाम दिया गया है इस पौधा आधारित एयर प्यूरिफायर का। यह घरों के अंदर हवा को शुद्ध करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर 125वीं जयंती पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर 125 रुपए का सिक्का जारी किया गया। 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। दोस्तों कहते हैं 100% आबादी का कोविड-19 के पहले डोज का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश। 100% आबादी को कोविड-19 के पहले डोज का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हिम तेंदुए पैंथर यूनिका को राज्य पशु घोषित किया, साथ ही काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी। आपसे प्रश्न करें अभी हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुओं को राज्य पशु घोषित किया है, जबकि काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी, जबकि हिम तेंदुए को राज्य पशु का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए पुणे में एक साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है, और इस साइंस सिटी का नाम क्या रखा है? तो पुणे में एक साइंस सिटी की स्थापना की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और इस साइंस सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है दोस्तों? राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। डुगोंग एक समुद्री स्तनपायी है, जिसे समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। यह मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में पाया जाता है। अगर कह दें डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। डुगोंग क्या है? डुगोंग एक समुद्री गाय है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी चल रही है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है प्लास्टिक के पुनः चक्रण यानी प्लास्टिक के पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रण के उद्देश्य से भारतीय उद्योग परिसंघ और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के सहयोग से भारत में पहली बार कौन सा इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? आपसे प्रश्न करें इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म भारतीय उद्योग परिसंघ और वर्ल्ड वाइड फंड नेचर के द्वारा सहयोग से शुरू किया गया है, जिसमें भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्जेंडर एलिस ने लॉन्च किया है। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट को किसने लॉन्च किया है? एलेक्जेंडर एलिस ने लॉन्च किया है। किसका सहयोग है? भारतीय उद्योग संघ एवं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का सहयोग है। प्लास्टिक समझौता करने वाला भारत पहला एशियाई देश भी बन गया है दोस्तों। प्लास्टिक समझौता करने वाला भारत पहला एशियाई देश भी बन गया है।
अगर हम बात करें IIT हैदराबाद में भारत में पहली बार कृषि अपशिष्ट से बने जैविक ईंट से भवन का निर्माण किया गया है। कह दे भारत का कौन सा ऐसा शहर है जहां पर जैविक ईंट से भवन का निर्माण किया गया है, तो IIT हैदराबाद में पहली बार कृषि अपशिष्ट से बने जैविक ईंट का निर्माण किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया है। यह प्रमाणन यात्रियों को पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिया जाता है। कहते 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन किस रेलवे स्टेशन को मिला है, तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को मिला है। कौन से रेलवे स्टेशन को? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। दोस्तों, लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर योग सड़क, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर योग सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर योग सड़क लद्दाख में किया गया है और इसका निर्माण BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। इसकी ऊंचाई 19,300 फीट है जो लेह को पैगोंग झील से जोड़ता है। लेह को पैगोंग झील से जोड़ने के लिए दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर योग सड़क का निर्माण लद्दाख में किया गया है और यह उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरता है। कौन से दर्रे से होकर गुजरता है दोस्तों? उमलिंगला दर्रे। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती खेल को बढ़ावा देने हेतु कब तक गोद लिया है? यानी ओलंपिक में कुश्ती खेलों को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 2032 तक कुश्ती खेल को गोद लेने का निर्णय लिया गया है। असम सरकार ने राजीव गांधी उरंग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाकर उरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है। यानी असम की सरकार ने राजीव गांधी उरंग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाकर उरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले पत्रकार के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? पत्रकार कल्याण कोष योजना या पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना किस राज्य सरकार के द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। किसके कल्याण के लिए? तो पत्रकारों के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। हमारा अगला पॉइंट है अमेजन इंडिया ने भारत के किसानों को कृषि उपकरण, बीज आदि तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसान स्टोर को लॉन्च किया है। किसान स्टोर को किसने लॉन्च किया है? अमेजन इंडिया ने लॉन्च किया है। किसके लिए? तो किसानों को कृषि उपकरण, बीज आदि तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। कुछ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है, उन करंट अफेयर्स को भी देखेंगे। पहला पॉइंट है वर्ल्ड एक्सपो 2020। वर्ल्ड एक्सपो 2020 का शुभारंभ कब किया गया है? तो वर्ल्ड एक्सपो 2020 का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक दुबई में किया जाएगा। 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक दुबई में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन UAE में आयोजित किया जाएगा। फिर कहते हैं इसका विषय क्या है? वर्ल्ड एक्सपो 2020 का थीम क्या है? तो कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर वर्ल्ड एक्सपो 2020 की थीम है। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुबई एक्सपो में इंडिया पवेलियन का शुभारंभ किया। कहते दुबई में इंडिया पवेलियन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका विषय था ओपननेस, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। ओपननेस, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ, जिसका विषय था, किसका विषय था? इंडिया पवेलियन का। इंडिया पवेलियन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। कहाँ पर? तो वर्ल्ड एक्सपो 2020 के दौरान UAE में। चलिए दोस्तों, चलते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है विश्व में पहली बार रूस के अभिनेता यूलिया पेरिसिल्ड एवं फिल्म निर्देशक क्लिम सिपेंको फिल्म निर्देशक हैं, जबकि अभिनेता है यूलिया पेरिसिल्ड। और इन्होंने चैलेंज फिल्म बनाने के लिए अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए। अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कौन सी फिल्म बनाने के लिए? चैलेंज फिल्म बनाने के लिए। और विश्व में पहली बार ऐसा होगा जो कोई अंतरिक्ष में जाकर के फिल्म बनाएगा, और वो है अभिनेता है यूलिया पेरिसिल्ड और निर्देशक है क्लिम सिपेंको। और ये कहाँ से इन्होंने फ्लाइट किया है? तो कजाकिस्तान के बैकानूर से।
दोस्तों अगर हम बात करें श्रीलंका की सरकार ने अपने देश में बढ़ती खाद्य मूल्य, तेजी से घट रही विदेशी मुद्रा भंडार को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। आर्थिक आपातकाल, आपसे कह दे आर्थिक आपातकाल की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो आर्थिक आपातकाल की घोषणा श्रीलंका राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। दोस्तों वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी की गई है अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके का है। प्रथम स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके का है और एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय IISc बेंगलुरु शीर्ष 350 में शामिल है। एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय IISc बेंगलुरु शीर्ष 350 में शामिल है। फिर कहते हैं रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित 6वें पूर्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। आपसे प्रश्न कहते हैं 6वें पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रूस के व्लादिवोस्तोक में। और इसका संबोधन भारत के तरफ से किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है चीन की सरकार ने ऑनलाइन गेम को लेकर नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे एक सप्ताह में केवल 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे एक सप्ताह में केवल 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। यह घोषणा किस देश के द्वारा किया गया है? तो चीन के द्वारा किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें हाल ही में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो हाल ही में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश क्यूबा बन गया है। दुनिया का पहला देश क्यूबा, जो 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन शुरुआत किया है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश तथा उरुग्वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश तथा उरुग्वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? तो ब्रिक्स के 5 सदस्य देश। ब्रिक्स के 5 सदस्य देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य हैं, जिन्होंने 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स के 5 सदस्य देशों के द्वारा किया गया और अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश तथा उरुग्वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है और आज का हमारा आखिरी पॉइंट है। चीन के चेंगडू शहर को म्यांमार के यांगून से जोड़ने तथा हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए नए समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया। यह पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला व्यापार गलियारा है। चीन के चेंगडू शहर को म्यांमार के यांगून से जोड़ने तथा हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए नए समुद्री रेल लिंक शुरू किया गया है। यह पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला व्यापार गलियारा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि अगली वीडियो जब हम सितंबर महीने के अपलोड करें तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।